ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर सूजी एंड सूहो को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा क्लोज थे। एंड सूजी हमें बता रही होती है कि उनकी शादी को 3 इयर्स हो चुके हैं एंड फाइनली आफ्टर 3 इयर्स उन दोनों के बीच कुछ फिजिकल रिलेशन का प्रोग्रेस हो पाया है। एंड यहाँ पर धीरे धीरे ये केस मेकआउट और एंटायर नाइट में बदल जाती है, जहाँ पर सो जाने के बाद सूजी को नाइट में डाल रहे थे और ये कोई सपना नहीं था, ये हकीकत में पास्ट में हो चुका है, जहाँ पर एक बिल्डिंग में आग लग चुकी थी और सूजी जैसे तैसे वहां से बाहर निकली थी। यहाँ पर सुहो भी नोटिस करता है कि सूजी को जरूर कुछ हुआ है, पर वो जाकर स्मोक करने लग जाता है जिसके स्मेल से यहाँ पर सूजी उठ जाती है एंड उसके पास जाती है उसे पूछते हुए कि तुमने तो स्मोक करना बहुत पहले ही बंद कर दिया था। लेकिन सुहो इस चीज का उसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। सूजी एक्सपेक्ट करी थी कि मे बी अब टाइम आ चुका है जहाँ पर उन दोनों के बीच का रिलेशन नॉर्मलाइज हो सकता है, बट नहीं, यहाँ पर तो सुहो उसे डिवोर्स के लिए बोल देता है, जो पेपर्स डेस्क पर ऑलरेडी पड़े हुए थे। सूजी सुहो से डिवोर्स का रीजन पूछती है एंड सुहो का रिस्पॉन्ड एक ही होता है कि उसकी लवर सिया अब्रॉड से वापस आ चुकी है, बस इसी रीजंस की वजह से। एंड यहाँ पर सूजी ओके बोलकर उन पेपर्स को लेकर चली जाती है बिकॉज वो अब और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती है। जिसके बाद में यहाँ पर सूजी अपने घर चली जाती है अपनी मम्मा को बताते हुए कि वो अब से उन्हीं के साथ रहेगी। आंटी सूजी को देखकर खुश तो होती है, पर जैसे यहाँ पर बड़ा सा बैग देखती है वो समझ जाती है कि जरूर उन दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ होगा। एंड सूजी यहाँ पर बताती है कि वो कोई नॉर्मल सा झगड़ा नहीं था एंड आंटी समझ जाती है कि जरूर सुहो ने सामने से सूजी को डिवोर्स के लिए बोला होगा। तब यहाँ पर आंटी को बहुत गुस्सा आ जाता है, सूजी पर नहीं बल्कि सुहो पर, बिकॉज 3 साल पहले यहाँ पर सुहो का कार एक्सीडेंट हुआ था, जिस एक्सीडेंट की वजह से उसने अपने पैर खो दिए थे और उस समय उसे रीजंस की वजह से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सिया उसे छोड़कर जा चुकी थी और तब से सूजी ने यहाँ पर सुहो का कंप्लीट ध्यान रखा है। वो एक नानी बनकर रह चुकी थी, जहाँ पर दिन भर उसके मेडिकेशंस का ध्यान रखना, उसके मसाजेस का ध्यान रखना। और अब जब यहाँ पर वो फाइनली अच्छा बन चुका है तो वो वापस से यहाँ पर उसके पास जाना चाहता है। सूजी यहाँ पर कहती कि माँ जो हुआ उसे हम भूल जाते हैं, ऐसे भी मैंने ऑलरेडी अपना इतना टाइम वेस्ट कर लिया, मैं और वेस्ट नहीं करना चाहती। हमें भी यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक्चुअल में सूजी की जो ग्रैंडमा थी यानी कि सूजी की मम्मा की मॉम, वो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में थी जिसकी सर्जरी के लिए उन्हें यहाँ पर बहुत सारे पैसे चाहिए थे और इतने सारे पैसे अवेलेबल नहीं थे। एंड उसी के साथ साथ उस समय यहाँ पर सुहो के मॉम डैड भी थे जो कि चाहते थे कि यहाँ पर सुहो के साथ कोई तो रहे, बिकॉज उन्हें सिया के बारे में ऑलरेडी पता चल चुका था कि वो उसे छोड़कर जा चुकी है उस एक्सीडेंट की वजह से। उस समय यहाँ पर सूजी ने सुहो के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का प्रॉमिस किया था। वो जब भी यहाँ पर उसका ध्यान रखती और जब भी यहाँ पर सुहो नींद में होता तब हमेशा यहाँ पर वो सिया का नाम बोला करता था, जो सूजी भी नोटिस करती थी, बट हमेशा वो उसे इग्नोर कर देती थी, ये सोच के कि आखिर कोई इंसान कब तक यहाँ पर उस पर्सन के बारे में सोचता रहेगा। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर आंटी बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। वो सूजी से कहते कि अब तुम्हें उस पास में वापस से झांकने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही ओवरथिंक करने की, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है सूजी, तुमने अपना 100% दिया है और अगर कोई रिग्रेट करेगा तो वो तू हो जाएगा। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसे एक आर्ट गैलरी का इनविटेशन कार्ड देती है, जहाँ पर सूजी उस आर्ट गैलरी में चली जाती है एंड उसका फेस ऑफ यहाँ पर सिया के साथ हो जाता है, जहाँ पर हमें वो दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बार सूजी से मॉर्निंग में उठती है तो वो सुहो के बेड पर उसके साथ थी एंड सुहो ने बताया था कि तुम रात को नींद में चलकर मेरे पास आई हो। हालांकि सूजी इन बातों पर बिलीव नहीं करती है और जैसे यहाँ पर वो निकलने लग जाती है वैसे उसे यहाँ पर कुछ लोग आकर किडनैप कर लेते हैं। एंड यहाँ पर इन लोगों ने सूजी को किडनैप इसलिए किया था बिकॉज ये सभी चाहते थे कि सूजी उनके लिए एक पुरानी पेंटिंग को रिवील कर सके। सूजी कहती कि देखो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे घर पर पता चला कि मैं घर पर नहीं आई हूँ तो वो लोग पुलिस कंप्लेंट कर देंगे और उनके कॉन्टैक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर तुम्हारा काम भी नहीं हो पाएगा। तो वो लोग यहाँ पर उसे अलाउ करते हैं सिर्फ एक कॉल करने का, जो कि सूजी की मम्मा का होता है। सूजी अपनी मम्मा से झूठ बोलती है कि वो अपने दोस्त के घर जा रही है 2 दिनों के लिए। एंड हाँ मॉम, आप अपनी डायबिटीज की मेडिसिन लेना मत भूलना। आंटी खुश थी कि यहाँ पर वो अपने दोस्त के घर रह रही है, लेकिन ये डायबिटीज वाली मेडिसिन वाली बात सुनते ही
आंटी को यहाँ पर डाउट होने लगता है। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग उसका फ़ोन छीन कर कट कर देते हैं और उस पेंटिंग के पास लेकर आ जाते हैं। जिस पेंटिंग को देखते यहाँ पर सूजी समझ जाती है कि तो बहुत ही पुरानी टाइम से बिलोंग करती है, वो हिस्टोरिकल ज़माने से। तब यहाँ पर सूजी उसे और अच्छे से देखने लग जाती है और उन्हें बताते हैं कि कोई 2 दिन का काम नहीं है, इस काम को खत्म करने में एटलीस्ट मंथ लग सकते हैं। पर यहाँ पर उनके किडनैपर्स को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उन्हें पता है एक बार ये पेंटिंग रिस्टोर हो गई तब सूजी को यहाँ पर भारी भरकम अमाउंट मिलेगा। जिसके बाद में यहाँ पर सूजी उन्हें नोट्स पर कुछ चीजें लिख कर देती है एंड बताती है कि मुझे सारे सामान लगेंगे अगर इस पेंटिंग को रिस्टोर करना है तो। वो गैंग का लीडर वैंग कहने लग जाता है कि ठीक है, वहीं पर रुको और जाने की कहीं कोशिश करना भी मत, ये सभी सामान मैं लेकर आता हूँ। वो सभी लोग यहाँ पर सामान लेने जाते हैं और कुछ लोग सूजी पर नजर रखते हैं एंड सूजी यहाँ वहाँ देख रही होती है कि कहीं तो उसे एग्जिट का रास्ता मिल जरूर सकता है। और तब वो एक सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है एंड ये चीज़ देखते ही यहाँ पर वो सभी लोग वैंग को बुलाते हैं और सभी लोग यहाँ पर सूजी को रोकने के लिए आते हैं एंड तब यहाँ पर वो ऊपर और स्पीड से चढ़ने की कोशिश करती है। वैंग कहता है कि लगता है तुम ऐसे सुनने नहीं वाली, तुम्हें क्या लगता है तुम उस छोटी विंडो से बाहर जा पाओगी? ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उससे नीचे की ओर खींचे लग जाता है और वो लोग कहने लगते कि लगता है अब तुम्हें यहाँ पर अच्छे से रखकर कुछ मतलब है नहीं। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग उससे फाइट करना शुरू कर देते हैं एंड यहाँ पर तब तक सुहो आ जाता है सूजी को बचाने के लिए और उसे बचाते बचाते यहाँ पर सुहो को हाथों में भी चोट लग गई थी। पुलिस के आते यहाँ पर वो सभी लोग डर जाते और नीचे की ओर बैठ जाते अपने आप को सरेंडर करते हुए। तब सूजी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स को सारी बातें भी बताती है। ये सभी लोग यहाँ पर उसका फायदा उठा रहे थे और उसके पहले वो लोग चाहते थे कि वो एक बहुत ही पुरानी पेंटिंग को रिस्टोर कर सके, जो कि शायद से इलीगल काम है। एंड तब यहाँ पर पुलिस सूजी को थैंक यू बोलती है, ये कहते हुए कि वो लोग जरूर इन सभी चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे और इन्हें पनिश करेंगे। सूजी यहाँ पर सुहो के हाथों में चोट देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होने लग जाती है एंड सुहो उसे देखकर खुश था कि वो एटलीस्ट सेफ है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को हक करते हैं। तभी यहाँ पर सुहो को सिया का कॉल आ जाता है जो कि उसे कहते कि आई होप सूजी तुम्हें मिल गई होगी। सुहो कहता है कि हाँ मिल चुकी है एंड सिया यहाँ पर उसे कहती है कि चलो ठीक है, अब तुम उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, वो डर गई होगी, तुम्हें मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड सूजी यहाँ पर सब कुछ सुन लेती है। वो उसे सिर्फ एक क्वेश्चन करती कि आखिर उसे कैसे पता चला कि सूजी यहाँ पर है। तब सुहो बता रहा था कि तुम्हारी मम्मा का मुझे कॉल आया था एंड हमें भी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है क्योंकि जब यहाँ पर सूजी ने अपनी मॉम से कहा था कि डायबिटीज़ की मेडिसिन लेने ना, आंटी को डाउट गया था क्योंकि उन्हें डायबिटीज़ तो है ही नहीं, तो सूजी ऐसी बातें क्यों करेगी। और तब उन्होंने यहाँ पर सुहो को कॉल लगाया था जिसकी वजह से वह आज आकर सूजी को बचा पाया है। सुहो उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है पर सूजी मना कर देती है, ये बोलते हुए कि मैं ग्रैंडमा को एक्सप्लेनेशन दे दूंगी और बस वहाँ से वो चुपचाप चली जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर सुहो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर आ जाता है एंड वो कंटिन्यूसली इस बार सूजी का नाम बुला रहा था। तब यहाँ पर असिस्टेंट सूजी को कॉल लगाता है और उसे ये सारी बातें बताता है और वह चाहता था कि सूजी वहाँ पर आ सके। सूजी यहाँ पर सेल्फ डाउट में होती है। तब उसकी मम्मा उसे समझाती है कि देखो ऐसे भी अभी तक तुम दोनों का डिवोर्स फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो फिर तुम उसकी वाइफ हो तो तुम जा तो सकती हो सकता है तुम्हारे बीच कुछ बातें हो जाए। एंड इसलिए यहाँ पर सूजी निकल जाती है और तुरंत ही कोई आ जाता है। असिस्टेंट को लगता है कि शायद से सूजी होगी बट नहीं। तब वहाँ पर सिया आ जाती है जहाँ पर असिस्टेंट सिया से कहते हैं कि मैडम सर ने बहुत ड्रिंक कर रखा है तो आई थिंक आपको घर चले जाना चाहिए, आप उन्हें हैंडल नहीं कर पाएंगी। सिया बोलते कि नहीं ज़रूरत नहीं है, अच्छी बात है कि उसने ड्रिंक किया है, मैं उसे हैंडल कर लूँगी, तुम अब जा सकते हो। असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है और वही दूसरा यहाँ पर वो भी सूजी का नाम उसके मुँह से सुन लेती है जहाँ पर जली सी तो उसे बहुत होती है और वो जानबूझकर उसके ऊपर बैठ जाती है ताकि यहाँ पर वो सुहो का फायदा उठा सके। लेकिन सुहो जैसे अपने आंखें खोलता है वो सिया को देखता है और वो उसे अपने ऊपर से हटने के लिए कहता है और यहाँ पर सिया उसे किस करने की कोशिश करने लगती है। तब सुहो कहते हैं कि देखो मैं ड्रंक हूँ, तुम ये सब कुछ मत करो, ठीक नहीं होगा। तब यहाँ पर सिया कहती कि लगता है तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया है, मैंने तुमसे कहा ना उस दिन वो सब कुछ मेरी मॉम ने तुम्हें फोटोग्राफ लगाकर भेजा हुआ था, उसमें से कोई भी ब्रेकअप लेटर मैंने तुम्हारे लिए नहीं लिखा था। तुम्हें पता भी है कि 3 साल मुझे मेरे मॉम डैड के अंदर कैसे रहना पड़ा है तुम्हारी यादों में, और मैं जगह कर अब तुम्हारे पास वापस आई हूँ जहाँ पर तुम मुझे निगलेक्ट कर रहे हो। एंड जैसे यहाँ पर वो शैडो को देखती वो समझ जाती कि सूजी आ रही है तो वो जानबूझकर उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है और सूजी जैसी लाइट ऑन करती है। एंगल ऐसा था कि जैसे दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हो और डर के मारे खड़े हो गए हो।
सिया कहते कि देखो सूजी, तुम जैसे समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। सूजी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि देखो, तुम दोनों को जो करना है तुम वो दोनों कर सकते हो, लेकिन इसमें बार बार मुझे पीछे बुलाकर मुझे हर्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर गुस्से में वो चली जाती है। जहाँ पर सुहो उसके पीछे जाने वाला था, पर सिया उसे रोकने लगती है। कहते कि तुम टेंशन मत लो, मैं सूजी को सब एक्सप्लेन कर दूंगी कि जैसा उसने देखा वैसा कुछ नहीं था। सुहो बोलता है कि जरूरत नहीं है, अगर तुम उसे एक्सप्लेन करने जाओगी तो तुम चीजें और भी ज्यादा बिगाड़ दोगी। वहीं दूसरी ओर बाद में यहाँ पर वो उससे कहते कि ठीक है, मैं सब कुछ समझ रही हूँ। यहाँ पर मेरी गलती यही है कि मैंने तुम्हारा इतने साल तक इंतजार किया है सुओ, और तुम इन सब की सजा मुझे इस तरीके से दे रहे हो। आखिर मैं तुम्हें अपने आप पर कैसे बिलीव दिलाऊं। सुओ कहते कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मूव ऑन कर जाओ, तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट नहीं करेंगी। सिया बोलती कि मैं सब कुछ यहाँ पर तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम दोनों का डिवोर्स हो गया और आखिर कब तक तुम यहाँ पर ऐसे रहोगे। तो तुम्हें नहीं लगता कि सब कुछ यहाँ पर मेरे लिए हुआ है। एंड तब सुओ से बताता कि देखो, ये शादी यहाँ पर ग्रैंडमा की वजह से हुई थी, और ऐसे भी रही बात यहाँ पर सूजी के साथ डिवोर्स की, तो वो डिवोर्स मैंने तुम्हारी वजह से नहीं दिया है, इसलिए तुम इस मैटर से बाहर रहोगी तो बेटर होगा। ऐसा बोलकर वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है। एंड नेक्स्ट डे यहाँ पर सिया चली जाती है सूजी से बात करने के लिए, जहाँ पर वो सूजी के लिए बुके लेकर आई थी। ये बोलते कि मुझे तुमसे बात करनी है, और हाँ, ये बुके तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो मुझे यहाँ पर सुहो ने दिया है। अब देखो ना, इतने साल हो चुके हैं, बट सुहो को अभी भी पता है कि मुझे व्हाइट रोजेस कितने पसंद है, क्योंकि व्हाइट रोजेस यहाँ पर पैशनेट लव का जो सिंबल है। यहाँ पर सूजी से क्लियरली कहती कि देखो, मैं तुमसे कुछ बात करना नहीं चाहती, इसलिए बेटर होगा अगर तुम यहाँ से चली जाओ तो। तब वो बोलते कि अरे ऐसे कैसे चली जाओ, एक्सप्लेनेशन तो देना पड़ेगा ना कि कल रात क्या हुआ था। सूजी कहते कि एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, भले वो 2 साइडेड हो या 1 साइडेड हो, मुझे यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता, तो तुम जो करना चाहो कर सकती हो। सिया बोलते कि अरे तुम तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घमंडी निकली, तुम तो सिर्फ सुहो के सामने यहाँ पर मीठी मीठी बातें करती हो और धीमी आवाज से बातें करती हो कि ऐसे तुम यहाँ पर कितनी इनोसेंट हो। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम मेरा सब्स्टिट्यूट हो, और ऐसे भी मेरे जाने के बाद तुम्हें रखा गया था, और जब मैं वापस आ चुकी हूँ तो तुम्हें यहाँ से जाना तो पड़ेगा ही सूजी, जो चीज यहाँ पर सुहो जरूर करेगा। ऐसे भी तुम दोनों का डिवोर्स जो होने वाला है। सूजी उसे कहती कि तुम्हें पता है क्या, अगर तुम यहाँ रहे तो फॉर श्योर हमारा डिवोर्स फाइनलाइज नहीं हो पाएगा। एंड ये बात सुनकर यहाँ पर सिया गुस्से में आ जाती है। वो कहती कि देखो, आई नो कि तुम दोनों की शादी क्यों हुई थी, जस्ट बिकॉज यहाँ पर तुम्हारी ग्रैंडमा को पैसों की जरूरत थी। वो समय आग से पूरी की पूरी लथपथ थी, और तब यहाँ पर उतने पैसे तुम्हारे पास थे नहीं, इसलिए आज मैं यहाँ पर तुम्हें उस दिन का डबल अमाउंट पे कर रही हूँ। इस पैसे को लो और सुहो को छोड़कर चली जाओ। सूजी उन पैसों को लेते हैं, कहती कि तुम्हें पता है कि मेरी फैमिली यहाँ पर एंशिएंट पेंटिंग्स को रिस्टोर करती है, उन्हें सिक्योर करती है, और उससे हम पैसे अर्न करते हैं, न कि इस तरीके से। और ये रहा तुम्हारे डैड का चेक, जहाँ पर तुमने तो अपने बलबूते पर कुछ किया भी नहीं है। इवन तुम्हारा फेस पहले से बहुत बदला नजर आ रहा है, लगता है तुम्हारे डैड के कुछ ज्यादा ही पैसे चले गए होंगे तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी को लेकर। ऐसा टाना मारते हुए यहाँ पर वो उस चेक को फाड़ देती है। एंड यहाँ पर गुस्से में आकर सिया सूजी के ऊपर हाथ उठाने वाली थी कि तब तक वहाँ पर डेज़ी आ जाती है, जो कि सूजी की सिस्टर लो यानी कि सुहो की सिस्टर होती है। वो आते ही यहाँ पर सूजी का साइड लेने लगती है और सिया पर चिल्लाती है। सिया कहती कि तुम इस लड़की की साइड ले रही हो, डेज़ी तुम्हें तो यहाँ पर मेरी साइड लेनी चाहिए। डेज़ी बोलते कि देखो, मैं यहाँ पर कोई बेवकूफ इंसान नहीं हूँ जिसे तुम यहाँ पर ब्रेन वॉश कर सको। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है कि 3 साल पहले तुम मेरे भाई को इसलिए छोड़ कर गई थी बिकॉज उसका कार एक्सीडेंट हुआ था एंड वो ह्यूमन कराने के लायक नहीं था, और अब जब वो यहाँ पर प्रॉपरली हील चुका है, अच्छा बन चुका है, तब तुम उसकी वाइफ के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रही हो और उसकी लाइफ में वापस इंटरफेयर करना चाहती हो। एंड यहाँ पर अचानक से सिया के हाव भाव बदल जाते बिकॉज उसने सुहो को जो आता देख लिया था। तब वो यहाँ पर सिया से कहती है कि देखो, तुम समझ नहीं रहे हो, वो सब कुछ यहाँ पर किसी रीजंस की वजह से हुआ था, वो सब कुछ मैंने बिल्कुल नहीं किया था। एंड तब तक वहाँ पर सुहो आ जाता है, जहाँ पर वो गुस्से में पूछने लगता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। सिया कहती कि इसमें मेरी गलती है, मैंने सोचा कि आज आकर मैं यहाँ पर सूजी को एक्सप्लेनेशन दूंगी, उसे समझाऊंगी कि हमारे बीच कुछ नहीं है, लेकिन सूजी बहुत गुस्से में थी, उससे मेरी इंसल्ट की और उससे मुझे थप्पड़ भी मारा। तब यहाँ पर सुहो सूजी से पूछता है कि क्या ये सब कुछ सच है। सूजी कहती कि ठीक है, अगर तुम बिलीव करना चाहो तो सच है और नहीं करना चाहो तो नहीं है। और वहीं दूसरे बाद में यहाँ पर सिया रोने का नाटक करने लगती है, जहाँ पर डेज़ी अपने भाई से कहती कि अच्छा, तो तुम अभी भी सिया के ऊपर बिलीव करना चाहते हो।
तुम्हें पता है ना कि सूजी कितनी गुड टेम्पर पर्सन है, वहाँ पर वो किसी पर चिल्ला भी नहीं सकती। अगर सामने वाले की गलती भी होगी तो वो उसे समझा कर छोड़ देगी। और तुम सचमुच इस पर बिलीव करो? अगर मैं इसके बदले होती तो मैं यहाँ पर इसे बहुत थप्पड़ मारती, इतना तब तक जब तक यहाँ पर वो रोए ना। ये सुनते यहाँ पर सू और डेज़ी पर चिल्लाता है एंड कहता है कि ऐसे मत करो, उसे यहाँ पर डिप्रेशन है और तुम सिया से ऐसी बातें नहीं कर सकती। फिर हम सीधा यहाँ पर वही सीन में आ जाते हैं जिस दिन यहाँ पर सूजी उस एग्जीबिशन में गई होती है एंड तब यहाँ पर वो एक पेंटिंग लेकर आई हुई थी, जहाँ पर सिया के अकॉर्डिंग वो पेंटिंग सबसे एंशियंट पेंटिंग है। इसलिए यहाँ पर सूजी उस पेंटिंग को डेस्क पर लेकर जाती है एंड उसके ऊपर कुछ केमिकल्स आने लगती है, जिस वजह से यहाँ पर सिया को गुस्सा आता है, वो डर जाती है। वो कहती है कि देखो, तुम्हारी वजह से अगर ये पेंटिंग खराब हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज ये बहुत पुरानी पेंटिंग है जो कि बहुत ज्यादा मिलियन ऑफ वर्ड्स की है। सूजी उसे बोलती कोई बात नहीं, अगर खराब हुई तो मैं तुमने जितने दाम में से खरीदा है उसका दुगना तुम्हें पे कर दूंगी। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उस पेंटिंग पर कुछ तो काम करती है, जिसके बाद वो उन सभी को बता दिए कि ये एक फेक पेंटिंग है। सिया कहते कि झूठ बोलना बंद करो, ये फेक पेंटिंग नहीं हो सकती। तुम्हें लगता है यहाँ पर पुराने जमाने की पेंटिंग सा कुछ आइडिया नहीं होगा? सूजी बता दी कि तुम ये बात मुझसे बोल रही हो, उससे जो कि इसकी फैमिली यहाँ पर यही काम करती है। मुझे यहाँ पर सही और गलत पेंटिंग के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझ आता है। मैं देख के भी बता सकती हूँ कि कौन से टाइम में बनी गई है, कौन से पेंट ब्रश से, कौन से पेंट से। और तुम रही अपने डैड के पैसे उड़ाने वाली लड़की, जो कि यहाँ पर सिर्फ नाम जानकर उस पेंटिंग को खरीद लेती है, ये जाने बगैर कि वो रियल है या फिर नहीं। एंड सिया इसी बातों में बहुत चिढ़ जाती है। तब तक वहाँ पर सू आ जाता है, पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें कौन बुली कर रहा है। एंड तब सिया कहते कि सूजी देखो ना, ये मुझे बहुत इरिटेट कर रही है, फ्रस्ट्रेट कर रही है और परेशान कर रही है। एंड वही दूसरे भाग में हम यहाँ पर उस सीन पर आ जाते हैं जब यहाँ पर सिया गुस्सा होकर रोकर चली जाती है एंड सू यहाँ पर डेज़ी पर चिल्लाता है कि तुम्हें बड़ों के बीच बात नहीं करनी चाहिए, हम बड़े आपस में बात कर रहे हैं ना। एंड सूजी ऐसे भी यहाँ पर कल रात को जो कुछ भी हुआ उसमें यहाँ पर सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जैसे तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं हुआ है, तुम तो एटलीस्ट मुझ पर बिलीव करती हो ना। सूजी कहती कि मैं तो बस वहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि तुम कुछ ज़्यादा ही ड्रंक थे, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। तुम्हें मुझे माफ़ करना चाहिए कि मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। डेज़ी यहाँ पर गुस्से में अपने भाई से कह देती कि देखो, मैं कभी भी यहाँ पर उस औरत को अपनी सिस्टर लॉ एक्सेप्ट नहीं करूँगी, और अगर तुम्हें उसकी इतनी ही पड़ी है तो मैं तुम्हें ब्रदर भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। एंड जैसे यहाँ पर सू कुछ बोलने वाला था तब तक वहाँ पर फू आ जाता है सूजी के लिए फ्लावर्स लेकर। तब यहाँ पर सूजी से बताते कि माफ़ करना फू, बट अब मुझे यहाँ पर वाइट रोजेस नहीं पसंद है। फू कहते कि अचानक से तुम्हें तो ये बहुत पसंद थे। एंड ये सुनते यहाँ पर सू कहते कि मैं उसे बाद में फ्लावर्स भिजवा दूंगा। वो पूछने लग जाता है कि ये सब कौन है। एंड तब सूजी यहाँ पर से बताती है कि डेज़ी उसकी सिस्टर है एंड ये सूहो उसका कजिन है, जिसे सुनते यहाँ पर सूहो को गुस्सा आने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर सूजी फू के साथ चली जाती है, जहाँ पर असिस्टेंट से सूहो पूछता है कि आखिर ये कौन था। तब असिस्टेंट बताता है कि वो मिस्टर फू थे। वही दूसरे बाद में यहाँ पर वो अपने दोस्त के साथ डिनर के लिए आया था, और डिनर करने से ज्यादा तो वो ड्रिंक कर रहा था, यही सोचते हुए कि आखिर फू का एंड सूजी का रिलेशन क्या होगा। हान यहाँ पर उसे कहने लग रहा था कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें नहीं लगता कि सूजी एक बहुत ही अच्छी पर्सन है और उसे डिवोर्स देकर तुम ठीक नहीं कर रहे हो, वो भी उस यार के लिए जो कि तुम्हें छोड़कर जा चुकी थी। तब यहाँ पर सूहो बताता है कि बात वैसी नहीं है, मैं उसे यहाँ पर उसकी फ्रीडम देना चाहता हूँ, और तुम्हारा मन कब से बदल गया, तुम तो शुरुआत में यहाँ पर सूजी के अगेंस्ट थे। हान बोलता है कि स्टार्टिंग में ना, अब तुम्हें भी पता और मुझे भी पता है कि तुम दोनों की शादी किस रीजंस की वजह से हुई थी, इसलिए मैं उसे हेट करता था। लेकिन जैसे ही समय बीतता गया तब मुझे रियलाइज हो गया कि वो जेन्युइनली तुम्हारी कितनी फिक्र करती है, कितनी केयर करती है, और वो तुम्हें लाइक भी करती है। तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में। अंशुहो को यहाँ पर उस रात की बात याद आ रही होती है जब यहाँ पर सूजी नींद में किसी और पर्सन का नाम बोल रही थी। तब वो हान से सिंपली कह देता है कि देखो, वो इतने सालों तक मेरी फैमिली के साथ इसलिए थी बिकॉज उसे मदद की ज़रूरत थी। अब जब मैं ठीक हो चुका हूँ तो मैं नहीं चाहता कि वो अभी भी कोई सफ़र करे। एंड तब तक वहाँ पर सिया आ जाती है। हान यहाँ पर सिया से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आ गई। सिया कहते कि मैंने घर से पता किया कि सू यहाँ डिनर करने आया, इसलिए मैं भी उसे हाय बोलने के लिए आ गई। ऐसा बोलकर वो उसके बड़े क्लोज आकर बैठ जाती है।
जहाँ पर सुहो उसे मेन्यू थमाता है कि तुम्हें जो ऑर्डर करना है तुम ऑर्डर कर सकती हो। एंड यहाँ पर सिया श्रिम्प्स खाना चाहती थी और वो ये चाहती है कि सुहो अपने हाथों से उसे पील कर कर उसे खिलाए। हान को तो यहाँ पर गुस्सा ही आ जाता है। वो कहता है कि क्यों, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है जो तुम अपने हाथों से सब नहीं कर सकती। सिया बोलती कि अरे मैंने बचपन से यहाँ पर श्रिम्प को अपने हाथों से पील नहीं किया। बचपन में मैं और सुहो जब साथ में थे तब हमेशा सुहो ये मेरे लिए किया करता था, तो अब मैं क्यों करूँ। एंड तब यहाँ पर सुहो श्रिम्प पील कर रहा होता है। एंड बस इतना ही नहीं, यहाँ पर तो वो उसे अपने हाथों से खिला भी रही होती है। जहाँ पर हान से ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था और वो ये सब कुछ को रोकना चाहता था, इसलिए वो सूजी को टेक्स्ट करता है कि इमरजेंसी है, दिए हुए एड्रेस पर आ जाओ। सूजी उसे पूछती भी है। हान उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस इस एड्रेस पर आ जाओ। एंड जैसे वो एंटर करती वो देखती है कि कितने प्यार से यहाँ पर उसे अपने हाथों से खाना खिलाया जा रहा है। और ये देखते यहाँ पर सुहो तुरंत ही सूजी के पास चला जाता है। ये कहते हुए कि सिया तुम घर चली जाना, मुझे सूजी से कुछ बातें करनी है। और यहाँ पर सिया वाइन का ग्लास तोड़कर अपने हाथों को काट देती है, ये बोलते हुए कि सुहो मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, यहाँ पर मुझे ठीक नहीं लग रहा। हान कहता भी है कि मैं लेकर चलता हूँ, लेकिन यहाँ पर मना कर देती है कि सिर्फ सुहो ही मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएगा। एंड तब यहाँ पर सुहो सूजी को एक्सप्लेन करता है कि देखो वो स्टेबल नहीं है, इसलिए मुझे उसकी मदद करनी होगी। हॉस्पिटल से आने के बाद मैं यहाँ पर तुमसे बात कर लूँगा। ऐसा बोलकर वो सिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पर हान आकर सूजी से माफ़ी मांगता है, ये कहते हुए कि मुझे शायद से आज तुम्हें बुलाना नहीं चाहिए था, बट मैं सिया से इरिटेट हो चुका हूँ। आखिर वो कब तक यहाँ पर अपना हक उस पर जताती रहेगी। तुम्हें कुछ तो करना होगा ताकि तुम्हारा हस्बैंड रह सके। सूजी बोलते कि ये कैसा हस्बैंड हो जिसे यहाँ पर हस्बैंड बनाकर रखने के लिए मुझे कुछ करना पड़े। और ऐसे भी अब जब यहाँ पर सुहो खुद सिया के पास जाना चाहता है तो मैं थोड़ी ना रोक सकती हूँ, वो उसकी मर्जी है, वो जो करना चाहे कर सकता है। ऐसे भी हमारा डिवोर्स होने वाला है। एंड मनी मन यहाँ पर हान साइड था इन बातों को लेकर, बिकॉज उसे पता है कि सूजी और सुहो एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, बट उन दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग सिया है वो एक बार हट जाए तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। एंड जब यहाँ पर वो लोग बाहर की ओर जाते तब यहाँ पर सूजी नोटिस करती कि अंदर बैठकर मिया उसे कैसे स्माइल पास कर रही है, कि ऐसे भी यहाँ पर वो सब कुछ उसने जानबूझकर किया हो। एंड ज़रूर उसे जानबूझकर किया है। सो यहाँ पर सूजी को घर जाने के लिए कहता है, ये बोलते हुए कि मैं बाद में तुमसे बात करने आ जाऊँगा। सूजी मना करती है। एंड तब तक वहाँ पर वो अपनी कार में आ जाता है, ये पूछते हुए कि अरे सूजी तुम अपने कजिन के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो मैं तुम्हें राइड देता हूँ। एंड सूजी उसके साथ चली जाती है, जहाँ पर सुहो की जेलसी और भी बढ़ जाती है। एंड जब यहाँ पर वो लोग कार से जा रहे थे तब सूजी यहाँ पर फू को क्वेश्चन करती है कि फू को कैसी लड़की पसंद है। फू तब यहाँ पर एक्सप्लेन करने लग जाता है कि उसे सूजी की तरह काम एंड अच्छी लड़कियाँ पसंद है, जिसे यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब समझ आता हो और वो क्लेवर भी हो एंड साथ साथ यहाँ पर क्यूट भी। एंड जल्द ही यहाँ पर दोनों घर पर पहुँचते उसके पहले सुहो घर के बाहर था। फू कहते कह रहे तुम्हारा कजन तुम्हारे घर पर क्या कर रहा है। एंड यहाँ पर वो जबरदस्ती सूजी का हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर लेता है, जहाँ पर वो उस पर चिल्लाता है, लेकिन सुहो बताता है कि ये मेरा घर है। एंड वो दरवाजा बंद कर देता है और सूजी के ऊपर चिल्लाने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर तुम उसे अप्रिशिएट करना चाहती हो, उससे क्लोज होना चाहती हो, इसे तुम लोग से ऐसा कहा ना कि मैं तुम्हारा कजिन हूँ, ताकि उसे हमारे बारे में पता ना चल पाए और वो तुम्हें अप्रोच भी कर सके। तब यहाँ पर सूजी फू के बारे में बता रही होती है कि फू का उनकी फैमिली के साथ पर्सनल रिलेशन है। वो दोनों फैमिली एक दूसरे को बहुत समय से जानती आ रही है। एंड 3 साल पहले यहाँ पर फू ने सूजी को जॉब ऑफर भी किया था, जिस चीज़ को यहाँ पर सूजी ने मना कर दिया था, बिकॉज यहाँ पर वह सुहो का ध्यान जो रख रही थी। सो यहाँ पर कहने लग जाता कि 3 साल पहले मैं यहाँ पर एक अपाहिज इंसान था, तब तो तुम मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन इन सब के बावजूद क्या तुम्हें अपनी मैरिज को लेकर बहुत रिग्रेट हो रहा है, कि तुम ग्रेटफुल नहीं हो। एंड तब यहाँ पर सूजी बताती कि नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। तुम्हारे मॉम डैड ने मेरी ग्रैंड माँ की जान बचाई थी, मुझे भारी भरकम डाउरी भी दी थी, और इन सब के बाद मैं तुम लोगों को लेकर बहुत ग्रेटफुल हूँ। मुझे रिग्रेट यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। बट सुहो यहाँ पर उसका पर्सनल रिस्पॉन्स सुनना चाहता था कि सूजी की फीलिंग सुहो के लिए कैसी है, जहाँ पर सूजी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। एंड सुहो समझ जाता है कि यहाँ पर सूजी उससे न लाइक करती है और न ही लव करती है। एंड मेरी दोस्त यहाँ पर उसे सिया का कॉल आ जाता है। सिया से यहाँ पर कुछ पूछ रही होती कि तब तक सुहो को ग्लास के गिरने की आवाज़ आती है, तो वो तुरंत ही फ़ोन को छोड़कर सूजी की मदद करने के लिए चले जाता है, जहाँ पर वो लोग हार्ट टू हार्ट कुछ कॉन्वर्सेशंस करते हैं, जिसे सुनते यहाँ पर सिया का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। एंड तब उसकी मॉम आकर पूछने लगती है कि आखिर हो क्या गया। एंड तब यहाँ पर वो उसे बता रही होती कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, वो नानी उस घर पर 3 साल से सुहो का ध्यान रखने के लिए थी, और अब जब मैं वापस आ चुकी हूँ
तब यहाँ पर सुहो मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस नानी की वजह से और सूजी की वजह से। आंटी कहती कोई बात नहीं, मुझे तो लगा था कि शायद से यहाँ पर ये उस रीज़न की वजह से तुम्हारी बात मान जाएगा, पर लगता है यहाँ पर ये भटक चुका है उस लड़की की वजह से, इसलिए तुम फिक्र मत करो, उसे यहाँ पर पर्सनली सबक सिखाना पड़ेगा ही। आंटी यहाँ पर कहने लगती है कि तुम फिक्र मत करो सिया, सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगी। एंड सिया यहाँ पर अपनी मॉम से प्लानिंग के बारे में पूछती है। आंटी कहने लग जाती कि तुमने बताया कि उसका फैमिली बिजनेस है, वो पुरानी पेंटिंग्स को रिस्टोर करती है, जिस चीज़ के लिए यहाँ पे उसका हाथ उसके लिए कितना प्रीशियस होगा। अब समझो कि जैसे उसका एक हाथ है ही नहीं, तो वो यहाँ पर कितनी तड़पेगी और वो अपने उस हाथ के बिना एक बेरोजगार बन जाएगी, एक अनवैल्यूड पर्सन बन जाएगी। ये सुनते यहाँ पर सिया तो बहुत खुश हो जाती है एंड अपनी मॉम को इस चीज़ में सपोर्ट करने लगती है। और वही 2 साल बाद यहाँ पर सूजी वर्क कर रही थी कि इतने में एक डिलीवरी पर्सन आ जाती है, जिससे यहाँ पर सूजी सामान लेने जाती है। और उस समय वो पर्सन यहाँ पर सूजी का हाथ पकड़कर दरवाजे के बीच में बार बार उसे बैंग करने लगती है। सुहो जैसे ही दिखता है तुरंत ही वहाँ पर आता है असिस्टेंट उस डिलीवरी गर्ल को पकड़ लेते हैं, जहाँ पर वो लड़की माफ़ी मांगती है कि उसका ध्यान नहीं था और गलती से हो गया। बट सुहो इन्वेस्टिगेशन के लिए असिस्टेंट को उस लड़की को साथ में भेज देता है और साथ साथ सूजी को तुरंत ही ले जाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पर बीच रास्ते में तो वो बेहोश भी हो जाती है। और यहाँ पर वही सपने के डर की वजह से सूजी होश में आती है, जहाँ पर सुहो से काम डाउन रहने के लिए कहता है। सूजी काम डाउन कैसे रह सके, उसके हाथ यहाँ पर ठीक होंगे भी या नहीं, इस बात का उसे कुछ पता नहीं है, और अब उसके फ्यूचर का क्या होगा। तब तक यहाँ पर वो उसे आराम करने के लिए कहता है, जहाँ पर कुछ समय बाद इंजेक्शन वाली चीज़ की वजह से वो सो जाती है। असिस्टेंट आकर यहाँ पर बताता है कि उस लड़की ने ये सब कुछ यहाँ पर अपने भाई को बचाने के लिए किया, जो कि जेल में सूजी की वजह से, ऐसा उसका कहना है। जहाँ पर सुहो को पता होता है कि सूजी ऐसी पर्सन नहीं है जिसकी वजह से कोई यहाँ पर जेल में रह जाए, तो वो लड़की को यहाँ पर सच बोलने के लिए कहता है। बट वो डिलीवरी गर्ल सच बोलने के लिए रेडी नहीं थी, इसलिए यहाँ पर सुहो स्टील का रॉड उठाकर उसे धमकी भी देता है कि देखो मैं यूजुअली यहाँ पर लड़कियों पर हमला नहीं करता, बट अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारी एक टांगे जिंदगी भर के लिए यहाँ पर डिसेबल कर दूंगा। डिलीवरी गर्ल फिर भी सच नहीं बता रही थी, बिकॉज उसे लगा नहीं था कि सुहो उसे सचमुच मारेगा, जहाँ पर वो उसके पैरों पर वार जरूर करता है एंड फिर वापस रिटर्न आ जाता है। एंड सूजी यहाँ पर जैसे उठती है सुहो उसका ध्यान रखने लग जाता है। सूजी उसे पूछती कि ये तुम क्या कर रहे हो। सुहो कहता है कि देखो प्रीवियसली यहाँ पर तुमने मेरा ध्यान दिया, अब टाइम आ चुका है जहाँ पर मैं तुम्हारा ध्यान दूँ। ऐसे भी डॉक्टर्स ने कहा है डेली मसाज की वजह से तुम्हारे हैंड्स का ब्लड सर्कुलेशन रहेगा और इस वजह से तुम बहुत जल्दी रिकवर भी कर सकती हो। सूजी को यहाँ पर अच्छा लगने लगता है कि सुहो उसका ध्यान रख रहा है। एंड इतने में यहाँ पर सुहो को सिया की मम्मा का कॉल आ जाता है, जो कि उसे बुला रही होती है, उसे बताते हुए कि सिया के हाथ की इंजरी कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है, इसलिए यहाँ से वो जाने वाला था। बट सूजी यहाँ पर उसे रोकती है, बिकॉज उसे पता होता है वो इंजरी इतनी सीरियस नहीं है, ऐसा हान ने भी उसे बताया था। और वह दूसरे यहाँ पर सूजी से पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, आज तक तुमने मुझे यहाँ पर रोका नहीं, तो तुम अब क्यों मुझे रोक रही हो। सूजी को पता होता कि वो पहले उसे लेट गो कर दिया करती थी कि ठीक है जाओ, लेकिन कभी उसने उसे रोका नहीं, तो वो सोचती कि अगर मैं आज उसे रोकूं तो ये ज़रूर रुकेगा, ज़रूर मेरा साइड लेगा। बट सुहो यहाँ पर कहते कि नहीं सूजी, सिया की इंजरी कुछ ज़्यादा सीरियस है, मुझे जाना पड़ेगा, तुम अपना ध्यान फिलहाल खुद रख सकती हो। एंड ऐसा बोलकर वो चला जाता है, जहाँ पर सूजी समझ जाती है कि सुहो बदलने वाला बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए टाइम आ गया है जहाँ पर सूजी को उसे लेट गो करना पड़ेगा। एंड तब यहाँ पर वो सिया के पास जाता है, जहाँ पर सिया की मॉम एक्सप्लेन करती है कि आखिर सिया के साथ ऐसा कैसे हुआ। एंड उन्हें किसी के ऊपर शक जा रहा है कि कोई जानबूझकर यहाँ पर सिया को हार्म करने की कोशिश कर रहा है। सिया भी यहाँ पर इमोशनल बनने लगती है। तब यहाँ पर सुहो अपना कार्ड उसे देता है एंड कहता है कि इसे अपने पास रखो, मुझे सूजी के पास जाना पड़ेगा, उससे मेरी ज़रूरत है। सिया उसे रोकती रहती है एंड कहती है कि प्लीज़ रुक जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा। सुहो कहते कि देखो तुम्हारे पास तुम्हारी मॉम है, सूजी के पास कोई नहीं, उससे मेरी सख्त ज़रूरत है। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। एंड यहाँ पे बाद में सिया पूरे के पूरे पागलों की तरह गुस्सा हो जाती है कि ये सब कुछ यहाँ पर उस सूजी की वजह से हो रहा है और वो सूजी के पास ही जाता जा रहा है। मैं उसे बहुत हेट करती हूँ। एंड नेक्स्ट डे होती आंटी यहाँ पर ज़बरदस्ती सूजी के हॉस्पिटल रूम में आ जाती है और आती यहाँ पर सूजी पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की लाइफ खराब हो चुकी है, सो उसकी लाइफ में आना नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम आज जिंदा नहीं होती तो आज सब कुछ ठीक होता। ऐसा बोलकर तो वो उसके हाथों पर भी वार करती है, जहाँ पर असिस्टेंट आंटी को रोकने
की पूरी कोशिश करता है। और उस समय यहाँ पर आंटी गुस्से में आकर उसके हाथ को और जोर से मरोड़ देती है, जहाँ पर सूजी भी कांच की ग्लास से यहाँ पर आंटी का सर ही फोड़ देती है। जहाँ पर आंटी गुस्से में आकर उसे हाथ से मारने वाली थी, बट वो आकर उनके हाथ को पकड़ लेता है। आंटी कहती कि देख लिया सच है उस लड़की का, जो कि तुम्हारे सामने कितनी इनोसेंट बनने का नाटक करती है। तुम देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पर इसने मेरे सर पर वार करने की कोशिश की है, और आज अगर मैं मर जाती तो उसका रीजन सूजी होती। तब यहाँ पर असिस्टेंट सुहो को बता रहा होता है कि किस तरीके से सूजी तो नॉर्मली बस आराम कर रही थी। आंटी जबरदस्ती यहाँ पर रूम में आकर सूजी को प्रॉब्लम पहुंचाने लगी, उस पर चिल्लाने लगी, उसे ताने मारने लगी, और साथ ही साथ उन्होंने उसके हाथ पर भी हमला किया है, जिसके गुस्से में आकर मैडम ने यहाँ पर एक्शंस लिए हैं। एंड सुहो भी यहाँ पर इस चीज को लेकर सूजी के साइड ही होता है, जहाँ पर वह आंटी को जबरदस्ती माफी मांगने के लिए कह रहा होता है सूजी से। आंटी कहती कि मैं माफी मांगू तो मैं दिखाई नहीं दे रहा, सर से खून मेरे आ रहा है, और तुम चाहते कि मैं उस लड़की से माफी मांगूंगी जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सुहो बोलता है कि गलती आपकी है, आप सूजी के पास आई हैं, आपने उसे यहाँ पर हर्ट किया। सूजी यहाँ पर शांति से आपकी बातें सुन रही थी, बट आपने उसे फिजिकली हर्ट करना चाहा तो आपके साथ थोड़ी ना यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। और मेरे दोस्त यहाँ पर सुहो को आंटी कहती कि देखो, हम दोनों का फैमिली बिजनेस बहुत समय से रहा है, इसलिए बेहतर होगा अगर तुम यहाँ पर माफी मंगवा लो। तो सुहो को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि आप धमकी देने की कोशिश किसे कर रही हैं। एंड तब तक वहाँ पर फू आ जाता है, जो कि यहाँ पर सूजी को देखता है, और उसे लगता भी है कि शायद से उसने सूजी को कहीं तो देखा हुआ है। एंड तब यहाँ पर वो सूजी से इन सभी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगने लग जाता है, एंड अपनी मामा की तरफ से भी माफ़ी मांगता है। आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो, गलती यहाँ पर उस लड़की की है। एंड फू अपनी मामा को शांत करवाकर वहाँ से बाहर लेकर जाता है। आंटी बोलते कि तुम मेरे बायोलॉजिकल बेटे नहीं हो जो कितना हक जता रहे हो, याद रखो कि तुम मेरे खुद के बेटे कभी हो नहीं सकते, इससे मेरे पर्सनल मैटर में यहाँ पर इंटरफेयर मत करो, ये लड़ाई मेरी और मेरी खुद की बेटी की है। वहीं दूसरा यहाँ पर वो अपनी मम्मा को यानी कि स्टेप मॉम को आंसर बैक करता है, ये कहते कि हाँ जानता कि मैं आपका खुद का बेटा नहीं हूँ, लेकिन भूलिए मत आपके हस्बैंड मेरे बायोलॉजिकल डैड है, जिनकी ये कंपनी है, एंड मैं आपकी और आपकी बेटी की वजह से अपनी और अपनी डैड की मेहनत को ज़ाया देने नहीं जा सकता, इसलिए आप यहाँ पर कंपनी के रेपुटेशंस को डाउन करेंगी तो मैं ज़रूर बीच में आऊँगा, और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर मुझे यहाँ पर लीगली एक्शंस लेने पड़ेंगे। ऐसा सुनाकर वहाँ से वो चला जाता है। एंड दूसरे यहाँ पर सूजी सुहो को थैंक यू बोल रही थी, एंड उससे पूछ रही थी कि आखिर यहाँ पर ये को अपनी मम्मा को स्टेप मॉम क्यों बता रहा था। तब यहाँ पर सुहो से बता रहा होता है कि एक्चुअल में यहाँ पर वो उसकी स्टेप मॉम है, इस वजह से यहाँ पर वो आंटी उस घर की नैनी रहा करती थी, जिसके साथ साथ यहाँ पर धीरे धीरे अंकल का रिश्ता और आंटी का रिश्ता बढ़ने लग गया। एंड बचपन में यहाँ पर उसकी सिस्टर, जो कि सबसे बड़ी सिस्टर थी, वो गायब हो चुकी थी, जो कि अब तक नहीं मिल पाई है। एंड उसके बाद से यहाँ पर वो रिश्ता एक शादी के रिश्ते में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ पर ये फैमिली कहलाने के लायक भी नहीं रही है। इनमें आपस में यहाँ पर कितने डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, जहाँ पर आंटी और सिया एक तरफ और बाकी बेचारा यीकू एक तरफ रह जाता है। यहाँ पर सूजी सुहो से सिया की इंजरी के बारे में पूछने लग जाती है। तब यहाँ पर सुहो से बता रहा होता है वो सीसीटीवी का फुटेज जो कि उसने कैप्चर किया था, और वो सूजी से पूछता भी है कि क्या तुम इस पर्सन को जानती हो। सूजी कहती कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें डाउट हो रहा है कि मैंने ये सब कुछ सिया के लिए करवाया होगा। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे बस लगा कि शायद से ये लड़का आयोंग होगा। आयोंग का नाम सुनते यहाँ पर सूजी को वो फायर वाली बात याद आने लग जाती है। वो सुहो से रेजिस्ट करते कि नहीं, ये आयोंग बिल्कुल नहीं हो सकता, मुझे ये अच्छे से पता है। एंड ये सुनते यहाँ पर सुहो को भी हर्ट होता है, जहाँ वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर बिलीव करता हूँ, मैं जा रहा हूँ बाहर यहाँ पर स्मोक करने के लिए। एंड यहाँ पर बाहर जाकर सुहो को हर्ट होता है कि सूजी अभी भी आयोंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। वह दूसरी ओर सूजी ये सोच रही थी कि आखिर वह पर्सन कौन हो सकता है जो कि सूजी के बदले यहाँ पर रिवेंज ले रहा है। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट डे बाद में सुहो जो है मॉर्निंग में जब आता है तब सूजी ऐसे आसपास नजर नहीं आती, और वह घबराहट के मारे चला जाता है पूछने के लिए। तब असिस्टेंट कहता है कि माफ़ करना, उन्होंने मुझे कहा था आराम करने के लिए, इसलिए मैं जा चुका था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैडम भाग चुकी होंगी। और तब यहाँ पर वो आंटी के पास चला जाता है। आंटी कहती कि क्यों, इतने साल तक तुमने मेरी बेटी का इस्तेमाल किया, उसे खुश नहीं रखा, और अब अचानक से तुम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। क्या तुम्हें किसी नानी की कमी महसूस हो रही है सुहो तब यहाँ पर आंटी से कहता है कि आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैंने आज तक सूजी को यहाँ पर अपनी नानी नहीं माना है।
एंड वही दूसरी बाद में यहाँ पर वो ग्रैंडमा से बात करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर ग्रैंडमा उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश थी। एंड इनफैक्ट ग्रैंडमा की अब यहाँ पर एक आखिरी इच्छा बची होती है अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को देखने की, जहाँ पर सूजी को खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ग्रैंडमा को एक्सप्लेनेशन कैसे देगी। नेक्स्ट से यहाँ पर वो सुहो से कह देती है कि वो फॉर श्योर उन्हें सच्चाई पता कर रहेगी। एंड वो कहीं तो जा रही थी जहाँ पर सुहो भी जाने का इंसिस्ट करता है। तभी यहाँ पर सूजी उसे बता रही होती है कि वो आयु से मिलने के लिए जा रही है। एंड सुहो भी उसे देखना चाहता था, लेकिन वो लोग यहाँ पर ग्रेवयार्ड पर आ जाते हैं आयु के, जहाँ पर सुहो को हैरानी होती कि आखिर यहाँ पर सब कुछ चल क्या रहा है। एंड तब यहाँ पर वो सुहो को बता रही होती है कि जिस दिन उनके बिल्डिंग में आग लगी थी उस दिन यहाँ पर आयु की जान जा चुकी थी, और आखिरी पर्सन जिसने यहाँ पर बच से बचाया था आयु उस समय ग्रैंडमा को बचा रहा था, और बस तभी यहाँ पर उसकी जान जा चुकी थी। इसलिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि कोई यहाँ पर मरा हुआ इंसान किसी को हर्ट कर सकता है। सो कहने लग जाता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, मैंने उसके लिए इन्वेस्टिगेट किया है। एंड सूजी कहती है कि ठीक है, अगर तुम ये कहना चाहते हो कि मैं बेवकूफ़ हूँ, वो आयु नहीं था तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं कभी भी तुम्हें ना मुझ पर और ना आयु पर इल्ज़ाम लगाने दूंगी। वो एक इनोसेंट पर्सन है जो कि किसी को हर्ट नहीं कर सकता, और न जाने यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और वही दूसरे बाद में यहाँ पर वो उसे कहती कि अब बस बहुत हो गया। सो कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। सो उसे बोलते कि तुम्हारे और सिया के बीच जो कुछ भी है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चाहो तो यहाँ पर डिवोर्स सर्टिफिकेट के आने के बाद एक दूसरे से शादी भी कर सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि फ़िलहाल यहाँ पर मेरे साथ रहकर तुम अपनी लाइफ को भी टाइम वेस्ट करो और मेरा भी टाइम वेस्ट करो। इसलिए बेहतर ये होगा अगर हम चीज़ों को यहीं पर एंड कर दिए तो। ऐसा बोलकर अपनी साइड से एंड कर कर सूजी वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर सुहो बहुत इमोशनल हो जाता है कि क्या आप सचमुच यहाँ पर सूजी को परस्यू करने का कोई मौका बचा नहीं है उसके पास। और वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं आंटी को जो कि सिया को खाना खिला रही थी, और सिया खाना खाने के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं थी। आंटी उसे कहती कि देखो बात को समझो, अगर तुम खाओगे नहीं तो फिर तुम्हारी बॉडी अनहेल्दी हो जाएगी, तुम नॉर्मली यहाँ पर सर्वाइव कैसे कर पाओगी। एंड सिया तब बता रही थी कि मॉम पूरा एक दिन बीत चुका है लेकिन अभी भी यहाँ पर सुहो मुझसे मिलने नहीं आया, तो जाहिर सी बात है कि वो यहाँ पर सूजी के साथ ही होगा। आंटी यहाँ पर कहती कि तुम फिक्र मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लेंगे। और यहाँ पर सिया सूजी को वो रिमोट प्लेस पे भेजना चाहती थी जहाँ पर कोई भी सेल फोन्स या कुछ भी वर्कआउट नहीं करते। तब यहाँ पर आंटी कहती कि नहीं, वो सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगी, तुम ये सब कुछ मत सोचो, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि इन सब चीज़ों में तुम फंस जाओ और तुम्हारा कहीं पर भी नाम आए। ऐसे भी कोई तो है जो कि यहाँ पर सूजी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, न जाने वो कौन होगा। वह दूसरे यहाँ पर सूजी अपनी मॉम के साथ में घर पर रहती है, जहाँ पर उसके डैड आ जाता है। सूजी तो अपने डैड को जानती भी नहीं थी, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग उसके डैड तो कब का मर चुके हैं। और यहाँ पर वो अंकल को देखकर हैरान होती है। आंटी जैसे अपने एक्स हस्बैंड को देखते वो उसे वहाँ से भगाने लगती है। एंड अंकल कहते कि ओह, तो तुम दोनों साथ में मिले हुए हो, चलो अब मुझे यहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र कर देना वरना मैं तुम्हारा सीक्रेट रिवील कर दूंगा। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। और यहाँ पर सूजी अपनी मम्मा से पूछने लग जाती है उन सीक्रेट्स के बारे में और उस पर्सन के बारे में। तब यहाँ पर आंटी बता रही होती है कि एक्चुअल में वो मेरे एक्स हस्बैंड है, एंड हाँ, वो किसी भी बातों पर तुम्हें कुछ भी बहलाने फुसलाने की कोशिश करे उन पर ध्यान बिल्कुल मत देना और उनकी बातों पर भी ध्यान मत देना। ऐसा वो यहाँ पर बोलने लग जाती है, जहाँ पर उसके साथ साथ वो सूजी को ये भी बताती है कि उसके जो डैड है यानी कि एक्स डैड, वो बहुत सारा पैसा हार चुके हैं गैम्बलिंग में, और जब ऐसा होता है तब वो यहाँ पर उनसे पैसे मांगने के लिए आते हैं, उन्हें धमकी देते हैं और कुछ भी बकवास करते हैं। अब यहाँ पर सूजी का हाल ऑलमोस्ट ठीक हो चुका था, जहाँ पर वह एक बार फिर से धीरे धीरे अपनी पेंटिंग की शुरुआत कर लेती है। तब तक वहाँ पर डेज़ी आ जाती है एंड पूछती कि बताओ 3 दिन बाद कौन सा स्पेशल डे है। सूजी को याद होता है कि उसकी मदर इन लॉ का बर्थडे है। डेज़ी बोलती कि आई नो कि भैया और आपके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा, बट मैं नहीं चाहती कि इस वजह से यहाँ पर मॉम का बर्थडे खराब जाए। वो तो आपको कितना एडोर करती हैं, अगर आप भी उस बर्थडे पे नहीं रहेंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। सूजी कहते कोई बात नहीं, मैं वहाँ पर आ जाऊँगी। और फिर बाद में वो अपनी मॉम के लिए बर्थडे गिफ्ट सिलेक्ट करने के लिए चली जाती है। वहीं दोस्तों यहाँ पर आ जाती है सिया, जो कि उसे देखते कहने लगती कि अरे वाह, तुम्हारा तो डिवोर्स हो चुका है और तुम्हें शर्म नहीं आती, अभी भी तुम यहाँ पर
सुहो के पैसे इस्तेमाल कर रही हो? तब वो उसे कहती कि देखो सिया, मेरे पास भी खुद के पैसे हैं। एंड ये बात सुहो के पैसे की, तो हमारा डिवोर्स हुआ नहीं है, मैं चाहूँ तो अभी भी उसके पैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। एंड यहाँ पर सूजी जो एक बहुत ही प्रीटी सा ओमिस का बैग परचेज करती है, जहाँ पर सिया बोलते कि तुम्हें पता भी है उस बैग का वर्थ कितना है, चलो तुम्हारे लिए मैं पे कर देती हूँ। ऐसा बोलकर वो अपना कार्ड बाहर निकालती है, लेकिन सूजी के पास उससे भी महंगा कार्ड होता है, जहाँ पर सिया बोलती कि अरे तुमने तो कहा कि तुम खुद से पे करोगी, लेकिन इन दी एंड तुम्हें सुहो के पैसे की जरूरत पड़ ही गई ना। सूजी स्टाफ से कहते कि जरा बताना कि उस कार्ड के अकाउंट होल्डर का नाम क्या है। एंड स्टाफ यहाँ पर सूजी का नाम बताती है, जैसे सिया की बोलती कम्प्लीटली बंद हो जाती है। सूजी कहते कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे अपने आप से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये मेरे खुद के अर्न किए हुए मेहनत के पैसे हैं, ना कि मेरे डैड के, जिस तरीके से तुम हमेशा अपने घर वालों के पैसे लेकर घुमा करती हो। अगर तुम्हारे डैड के पास इतने पैसे नहीं होते सिया, तो फिर तुम्हारे पास भी ये सब नहीं होते। सिया को यहाँ पर गुस्सा आता है, वो सूजी से कहते कि देखो सूजी, मैं तुमसे कभी अपने आप को कंपेयर करूंगी भी नहीं, और ना ही तुम करना, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा सब्स्टिट्यूट हो, लगता है तुम भूल गई हो। एंड यहाँ पर सुहो की मम्मा आकर ये सभी बातें सुन लेती है, जहाँ पर वह सिया पर चिल्लाने लगती है कि आखिर तुमने अपने आप को समझ कर रखा है सिया, तुम मेरे बेटे को 3 साल पहले छोड़कर चली गई थी उसके पैरालाइज्ड पैरों की वजह से, और अब जब वो नॉर्मल हो चुका है तो तुम आ चुकी हो उसके पर हाथ मारने के लिए, और तुम यहाँ पर मेरी डॉटर इन लॉ के बाल की एक पसंद भी नहीं हो, जहाँ पर मैं तुम्हें कभी भी सूजी समझ भी पाऊँ या कंपैरिजन कर भी सकूँ। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो सिया को नीचा दिखाने लगती है। तब यहाँ पर सिया से बड़े प्यार से बात करने लगती है एंड कहती कि माँ वो मतलब मेरा नहीं था। आंटी बोलते कि मुझे माँ बुलाना बंद करो, आंटी कहोगे तो बेहतर है। एंड हाँ, सूजी ने कैसे कपड़े पहन रखे, एकदम वियर्ड से सिंपल से ना सिया। सिया बोलती कि सही कहा आंटी, ऐसे कपड़े तो हमारे घर की नौकरानियां भी नहीं पहनती। तब आंटी बोलती कि मैं तुम्हें एक बात बताऊँ सिया, तुम इस लग्जरियस कपड़ों में बहुत अच्छी लगती हो, और मेरी बेटी यहाँ पर कोई भी कपड़ा क्यों ना पहन ले वो सब में अच्छी लगती है, भले वो सिंपल से कपड़े क्यों ना हो और कोई लग्जरियस कपड़े क्यों ना हो। ऐसे भी सूजी की इनर ब्यूटी बहुत अच्छी है, जहाँ पर तुम तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। ऐसा बोलकर वो एक बार फिर से सिया की बेइज्जती कर देती है। एंड यहाँ पर वो सिया के सामने सूजी को गिफ्ट भी करती है, जिस गिफ्ट को लेकर यहाँ पर सूजी उन्हें थैंक यू बोलने लगती है। एंड जब यहाँ पर सूजी रेडी हो रही थी, तब डेज़ी जानबूझकर सुहो को उस कमरे में डाल देती है, ये कहते हुए कि यही तुम्हारे पास मौका है। एंड उस समय यहाँ पर सुहो सूजी से सॉरी बोल रहा था, जहाँ पर सूजी उसके सॉरी को एक्सेप्ट करती है और बस वहाँ से चली जाती है। फिर सभी लोग यहाँ पर उस इवेंट में होते हैं, जहाँ पर सिया भी मौजूद थी, यानी कि आंटी की बर्थडे पार्टी में। एंड सूजी को यहाँ पर ग्रैंडमा को देखते उस दिन की बात याद आने लग जाती है, जब वो लोग यहाँ पर ग्रैंडमा के घर गए थे। तब ग्रैंडमा ने जानबूझकर सूजी और सुहो को एक ही कमरे में लॉक कर दिया था, ताकि वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस वाले सपने को यहाँ पर पूरा कर सके। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर सिया आकर सूजी को अप्रोच करती है। तब यहाँ पर मिया उसे कहने लगती कि तुम्हें पता है ना, सुहो के लिए अगर कोई परफेक्ट है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। सूजी बोलती कि लगता है तुम्हें कल की बेइज्जती याद नहीं है मिया, कल यहाँ पर तुम्हारी बहुत बेइज्जती हुई थी, तो फिर अब तुम्हें सिया यहाँ पर अपनी ज्यादा बेइज्जती नहीं करवानी चाहिए। एंड यहाँ से वो जाने लग जाती है, जहाँ पर वो सुहो को और अपने फादर इन लॉ को आपस में झगड़ता हुआ देखती है, जहाँ पर सुहो के डैड चाहते थे कि सुहो यहाँ पर सिया से शादी कर ले, बिकॉज यहाँ पर इस शादी से उन्हें कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, जो कि सुहो नहीं चाहता था। सुहो क्लियर था कि भले यहाँ पर डिवोर्स क्यों ना हो जाए, बट मैं सिया से शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। और अंकल यहाँ पर समझा रहे होते कि तुम ये सब कुछ सूजी की वजह से कर रहे हो ना, उसे बस पैसे दे दो, वो अपना मुंह बंद रख लेगी। ऐसे भी यहाँ पर आजकल की दुनिया में पैसे से क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। तुम अपनी कंपनी के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। सुहो यहाँ पर अपने डैड से कहता है कि जैसा आप सूजी के बारे में सोच रहे हैं वैसे ही वो बिल्कुल भी नहीं है, उसके पास पैसों की कमी नहीं है। एंड यहाँ पर मैं उसे रियल लव करता हूँ, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए। मैं यहाँ पर सिया के साथ शादी नहीं करने वाला, और ना ही किसी और वुमन के साथ, सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। अंकल कहते कि तुम मेरे बेटे हो, ना कि तुम मेरे डैड हो। मेरा डिसीजन आखिरी डिसीजन होगा, और तुम उस डिसीजन को डिनाई नहीं कर सकते सुहो। एंड यहाँ पर अंकल सिया को बुलाते, जहाँ पर वो सिया से कहते कि बस मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखना, बाकी सब कुछ ठीक होगा। एंड वो यहाँ पर सुहो को आगे दिखाने लगते। सभी लोग यहाँ पर उस इवेंट में जाते हैं। एंट्री यहाँ पर आयु की हो जाती है, जिसका नाम यहाँ पर फैंग होता है। आयु को देखते यहाँ पर सूजी उसके पास चली जाती है, एंड वो उसे बोलता है कि तुम कौन हो, मैं अभी अभी अब्रॉड से लाता हूँ और मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। सूजी को लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर उससे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रहेगी। एंड सभी लोग वहाँ पर फैंग को देखकर हैरान हो जाते, बिकॉज उन सब के अकॉर्डिंग फैंग तो अचानक से एक दिन गायब भी हो चुका था, तो अब वो यहाँ पर कैसे आ सकता है।
एंड वही दूसरे यहाँ पर अंकल अपने असिस्टेंट से पूछ रहे थे कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। असिस्टेंट कहता है कि माफ़ करना सर, हमारे अकॉर्डिंग तो हमने मिस्टर फैंग को माउंटेन से धक्का दे दिया था, वो जिंदा कैसे हमें बस ये समझ नहीं आ रहा। एंड यहाँ पर अंकल पागल हो चुके थे। वही दोस्तों यहाँ पर फैंग वापस आया है बिकॉज उसे पता है ये सभी के सभी फैमिली मेंबर्स उसके जान के पीछे जो पड़े हुए हैं, एंड इस बार वो उन सभी को मुंहतोड़ जवाब देने आया है। और वही दोस्तों यहाँ पर सुओ कुछ समय सूजी को कार में बैठाता है एंड पूछे लगता कि क्या वो पर्सन आयु था। वो कहते कि नहीं, मुझसे गलत फैमिली हुई थी, वो फैंग है ना कि आयु। उससे मरे हुए यहाँ पर 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, और ऐसे भी तो मैं यहाँ पर मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर तुम बोल रहे हो हमारे डिवोर्स के बारे में तो कुछ समय पहले तुम्हारा सॉरी सिर्फ मैंने एक्सेप्ट किया है, ना कि मैंने तुम्हारी यहाँ पर पुरानी गलतियों को बुलाया है। और वे दूसरे यहाँ पर सुबह चला जाता है फैंग से मिलने के लिए, जहाँ पर वो उसे कहते कि देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि तुम वापस क्यों आए हो, लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि सूजी यहाँ पर तुम्हारे सर्किट के अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, और ना ही तुम्हारी प्लानिंग में, वरना ठीक नहीं होगा। ऐसा बोलकर यहाँ से वो चला जाता है। एंड फैंग को जो जानना था वो ऑलमोस्ट जान चुका था, जो कि यहाँ पर सुओ की वीकनेस होती है। और वही दूसरे यहाँ पर फैंग सिया को बात करने के लिए बुलाता है। सिया कहते कि देखो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बात करना चाहोगे, मैं हाँ कह दूंगी। मुझे तुम्हारे और तुम में, तुम्हारी स्टोरीज में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब यहाँ पर फैंग कहता कि अच्छा, लगता है यहाँ पर तुम्हारा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सोई है। एंड तब यहाँ पर सिया को बैठकर बात करनी पड़ती है। फैंग कहने लग जाती कि आई नो तुम्हारा गोल क्या है, और मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारे गोल तक पहुँचाने की। हाँ, जाहिर सी बात है कि मैं मुफ्त में तुम्हारी हेल्प तो करूँगा नहीं, इसके बदले में मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ प्रॉमिसेस चाहिए होंगे जिन्हें तुम यहाँ पर पूरा जरूर करोगी। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो दोनों प्लानिंग करने लग जाते हैं। फिर इसके बाद में हम ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी का डिनर सीन देखते हैं, जहाँ पर आंटी सबसे ज्यादा खुश गू को देखकर होती है एंड कहती कि काश आज तुम्हारी मॉम जिंदा होती तो मैं उन्हें देखकर कितनी खुश होती। ऐसा बोलकर तो वो सिया के और उसकी मॉम के तो इंसल्ट कर लेती है। सिया बोलती कि सूजी नजर नहीं आ रही, इतने इम्पोर्टेंट मौके को वो जाया कैसे जाने दे सकती है। सुआ कहता है कि तुम सूजी के मामले में इंटरफेयर मत करो तो बेहतर होगा। वो अपनी मॉम को पिक करने के लिए गई है एंड तब तक वहाँ पर सूजी अपनी मम्मा को लेकर आ जाती है। और वही दूसरे बाद में यहाँ पर जैसी गो के डैड यहाँ पर देखते हैं सूजी को और उसकी मम्मा को, वो उन दोनों को देखते यहाँ पर पहचान जाते हैं। आंटी कहते कि माफ़ करिएगा मैंने आपको पहचाना नहीं। एंड तब वो लोग यहाँ पर डिनर करने बैठ जाते। तब यहाँ पर गो को उसके डैड बता रहे होते हैं कि शायद से वही उसकी असली मम्मा है और साथ साथ वही उसकी असली सिस्टर है। ये सभी बातें यहाँ पर सिया सुन रही थी, जहाँ पर अंकल ये बातें पब्लिकली रिवील नहीं करना चाहते बिकॉज वो सबसे पहले माफ़ी यहाँ पर अपनी उस एक्स वाइफ से मांगना चाहते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर सूजी से, और उन्हें कंपेंसेट करना चाहते हैं। सिया की मम्मा यहाँ पर उसे साइड लेकर आती है एंड कहते कि फिक्र मत करो, हमने जो कुछ भी किया था वो हमारे लिए किया था, और ऐसे भी अगर उस दिन मैंने उसकी मॉम को वहाँ से नहीं बाहर निकाला होता तो आज तुम इतनी लविश लाइफ नहीं जी रही होती, तुम नॉर्मल नानी की लाइफ जी रही होती। इसलिए वहाँ जाकर किसी के सामने कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बाकी सभी चीजें मैं यहाँ पर हैंडल कर लूंगी। और मेरे 2 साल बाद में यहाँ पर पता चलता है कि फैंग ने एक्चुअल में सुहो को बुलाया हुआ है, जिसके बदले यहाँ पर वो कू फैमिली को ट्रेड करना चाहता है। कू के सभी कंपनीज को अंकल आंटी सभी लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। एंड सूजी जब वहाँ पर जाती तब उसे पता चलता है कि सब कुछ यहाँ पर मोस्टली सिया की वजह से हुआ है, बिकॉज सिया ने इस चीज में यहाँ पर फैंग का साथ जो दिया है। वही दूसरी बात में यहाँ पर सूजी सिया से कहने लग जाती कि क्यों, आखिर तुम यहाँ पर सुहो के अगेंस्ट क्यों जा रही हो, तुम तो यहाँ पर उसे पसंद करती हो ना। सिया बोलती कि क्यों नहीं जाऊँ, और वो जब यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए तो फिर ट्राई करके मैं क्या ही करूँगी, ऐसे भी मुझे समझ आ चुका है कि करके सब कुछ मतलब है नहीं। एंड तभी यहाँ पर फैंग जो है सूजी से कहता है कि हम दोनों अब यहाँ से जा सकते। तब सूजी को रियलाइज होता है कि वो आई हुई है एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है उस दिन का जिस दिन यहाँ पर वो उस माउंटेन से नीचे गिरा था, और समय सूजी ने आकर उसकी मदद की थी, और तब से यहाँ पर वो उस घर पे रह रहा था दूसरे नाम से, जो कि यहाँ पर सूजी ने उसे दिया था आयु का। एंड अब यहाँ पर वो वापस आया अपनी फैमिली से बदला लेने के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर जब सुहो सूजी को सेव करने की कोशिश करता है तो फैंग यहाँ पर सूजी को अपने साइड कर रहा था बिकॉज वो चाहता था कि वो यहाँ पर सुहो को गोली मारकर अपना बदला पूरा करे, पर सूजी खुद यहाँ पर उसके ऊपर गन रख देती है। ये कहते कि तुम सुहो को यहाँ पर हर्ट नहीं कर सकते, तुम्हारी मौत के पीछे यहाँ पर सुहो का हाथ बिल्कुल भी नहीं था। जहाँ पर वो लोग सेफली वहाँ से धीरे धीरे कर बाहर निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर सिया उन्हें जाने से मना करती है। ये कहते कोई बात नहीं, आज हम चारों के चारों यहाँ पर सेम जगह पर मरेंगे, जहाँ पर वो
लाइटर लेकर आई हुई थी और जैसे वो उस लाइटर को लिट करती है तुरंत ही यहाँ पर फैंग उसे रोक देता है और सूहो को वहां से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद वो लोग वहां पर से जैसे तैसे बाहर निकलते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि सिया ने यहाँ पर खुद की जान देना चाहा। तभी भी सूहो यहाँ पर उससे मिलने के लिए जाता है सूजी के साथ में। एंड यहाँ पर सिया अभी भी यहाँ पर सभी चीजें का ब्लेम सूजी के ऊपर डाल रही होती है, जहाँ पर सूहो से बताता है कि तुमने अपनी खुद की लाइफ को खराब किया है। मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गई थी, किस रीज़न की वजह से। एंड तुम चाहे यहाँ पर कितने भी रीज़न से बहाना क्यों ना मार लो, मुझे एक्चुअल रीज़न सिया तुम्हारा पता है। तो फिर तुम ऐसा मत समझो कि तुम यहाँ पर मेरा कभी ब्रेन वॉश कर पाओगी। एंड वो उसे यहाँ पर फाइनल गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। वही दूसरे यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि फाइनली यहाँ पर सूजी की ग्रैंडमा होश में आ गई हैं, जहाँ पर वो लोग तुरंत ही उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। एंड सूजी यहाँ पर पूरी ओवरवेलम हो जाती है। वही दूसरे यहाँ पर सूजी का डिसीजन फाइनल था कि यहाँ पर वो सुहो को छोड़कर सेपरेटली अपनी लाइफ को बिताना चाहती है। जिसके बाद में यहाँ पर ये बात वो जाकर सुहो की ग्रैंडमा को भी पता चल जाती है। एंड वो बात यहाँ पर सूजी उन्हें कॉल पर बात कर सभी बातें क्लियर आउट कर देती है। एंड ग्रैंडमा को बस यही चाहिए था कि सूजी यहाँ पर अपनी लाइफ हैप्पीली जिए, बिना किसी और के बारे में सोचे, बिना किसी और की हैप्पीनेस के बारे में सोचे। एंड यही होती है इस ड्रामा की फाइनल एंडिंग।